Today we are going to start the new chapter, chapter number 6, beginning of freedom movement. And in this part of the chapter we are going to learn that how the freedom movement begin there. We know that very well. In the medieval period, the British or the English people were ruled on India, and after that our Indian people, or we can say that our Indian leaders, national leaders and reformers fought against the English rule, and then we get freedom or the independence for India. Now today we are going to learn here what is the beginning of the freedom movement is here. Okay, then now listen carefully. I am going to read here. English education made mixed इफेक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी. इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने मिक्स ऐसा इफेक्ट वहाँ पे किया था. देन द सीड्स ऑफ द नेशनलिज्म वेयर सोन बाय द रिफॉर्म्स ऑफ न्यूली एजुकेटेड सोसाइटी. तो जो न्यूली एजुकेटेड सोसाइटी थी, मतलब एजुकेटेड पीपल थे जिन्होंने पढ़ना लिखना वहाँ पे सीख लिया था, एजुकेशन लिया था, उन्होंने इस रिफॉर्म के जो बीज हैं वो बोने का काम, नेशनलिज्म के सीड्स बोने का काम उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया है. ड्यू टू वेरियस मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, अ फेवरेबल सिचुएशन वाज क्रिएटेड टू build a political organization on an all over India level, which will bring together the various provincial political organizations, different groups of politically aware people, and to express the aspiration of the nation by diverting the public attention towards the questions of the nation. तो आगे चल करके यहाँ पे बोला गया है कि ड्यू टू वेरियस मूवमेंट्स, तो अलग अलग ऐसे मूवमेंट्स इंडिया के अंदर वहाँ पे हुए, इंडिया के अलग अलग पार्ट में ऐसे बहुत से सारे मूवमेंट्स वहाँ पे हुए थे. और तो इसकी वजह से फेवरेबल सिचुएशन वाज क्रिएटेड टू बिल्ड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक फेवरेबल ऐसी सिचुएशन वहाँ पे बन गई थी पूरे इंडिया के अंदर, which will bring together the various provincial political organizations. तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि अलग अलग प्रोविजंस में, अलग अलग रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक साथ आने लगी. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉलिटिकली अवेयर पीपल, और जो पॉलिटिकली अवेयर ऐसे पीपल है, मतलब पॉलिटिक्स की जानकारी रखने वाले जो पीपल है अलग अलग ग्रुप्स के, वो एक जगह पे आने लगे. एंड टू एक्सप्रेस देयर एक्सपायरेशन ऑफ द नेशन बाय डाइवर्टिंग द पब्लिक अटेंशन टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द नेशन. और ये सारे लोगों ने, जो पब्लिक है यानी जो आम लोग हैं, जो सिविल पर्सन है इंडिया के अंदर के, उन्हें अवेयर करने की कोशिश की. किसके बारे में? हमारे खुद के नेशन के इंडिपेंडेंस के बारे में या नेशन के फ्रीडम के बारे में अवेयरनेस लाने का काम ऐसे जो एजुकेटेड पीपल है उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट कर दिया, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस वहाँ पे रखते हैं ऐसे पीपल ने. फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होता है. द फर्स्ट पॉइंट इज देयर सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन है जिसके बारे में हम जानते हैं. ड्यू टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इट्स implementation of India brought a nation under one roof in its true sense. तो आगे चल करके हम बता सकते हैं कि जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी वजह से जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है इंडिया के अंदर, उन्होंने इंडिया को एक रूफ के अंदर, मतलब एक छत्र के अंदर या एक साथ लोगों को वहाँ पे ला दिया था. उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश लोगों का, उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का किया था, जिसकी ही वजह से जो इंडियन पीपल है ना, तो नेशन जो है वो सही मायने में एक साथ वहाँ पे आ गया था. ड्यू टू आइडेंटिकल रिफॉर्म ऑल ओवर द कंट्री एंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड अमंग द पीपल. तो लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म है उसे डेवलप करने का काम किसने किया? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कंट्री के अंदर इक्वेलिटी के बारे में बात की. इक्वेलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब लोग इक्वल है, ये बात वहाँ पे बताई. और जिसकी ही वजह से जो नेशनलिज्म की फीलिंग है लोगों के अंदर डेवलप हो गई, मतलब लोगों को इक्वेलिटी क्या है ये बात समझ में आ गई. इक्वेलिटी क्यों जरूरी है, लॉ के सामने सब लोग इक्वल क्यों होने चाहिए, ये सारी बातें जो है लोगों को समझ में आने लगी. और फिर लोग एक साथ आने लगे और जो नेशनलिज्म है उसकी जो फीलिंग है
लोगों के मन में डेवलप होने लगी। फॉर द convenience of administration and swift movement of the army, the British built network of the roads and railways. तो जो ब्रिटिश पीपल है उन्होंने रोड्स और रेलवेज के नेटवर्क वहाँ पे बना दिए, मतलब बहुत से सारे रास्ते बना दिए, जिससे क्या हुआ कि जो भी छोटे छोटे गांव हैं या सिटीज हैं वो एक दूसरे से वहाँ पे ज्वाइंट हो गए। और ये सारी बातें उन्होंने क्यों की थी कि उनके कॉन्वीनियंस के लिए, मतलब ब्रिटिश वहाँ पे रूल कर रहे थे, ब्रिटिश पीपल रूल कर रहे थे, उनके कॉन्वीनियंस के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्वीनियंस के लिए उन्होंने ये सारी चीजें की थी, मतलब रोड्स बनवाए, रेलवे रूट्स बनवाए। ओके, और ये सब कुछ क्यों था? स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द आर्मी, तो आर्मी की स्विफ्ट मूवमेंट के लिए, है ना, बहुत ही क्विक ऐसी मूवमेंट के लिए, स्विफ्ट मतलब क्विक मूवमेंट के लिए, आर्मी की क्विक मूवमेंट के लिए उन्होंने रोड्स रेलवेज वहाँ पे बनाए। बट दिस फैसिलिटीज बेनिफिटेड द इंडियंस एज वेल। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल वहाँ पे रही, जो इंडियन पीपल है उनके लिए भी बेनिफिशियल रही। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया केम इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर। तो अलग अलग पार्ट के जो पीपल है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में वहाँ पे आने लगे, मतलब इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट के जो पीपल हैं वो इस रोड्स और रेलवेज की डेवलपमेंट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी से जाने लगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में वहाँ पे आने लगे। People from the different part connected of each other. There was increase in communication and the feeling of nationalism grew up. तो लोगों के बीच में, इंडियन जो पीपल है उनके बीच में वहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़ गया, एक दूसरे से जल्दी से वो मिलने लग गए और मिलकर अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग्स है, अपने नेशन के प्रति जो प्राइड, नेशन के प्रति जो लव है, वो एक दूसरे से एक्सप्रेस करने लगे और नेशनलिज्म इस तरह से बढ़ने लगा, नेशनलिज्म वाली फीलिंग बढ़ गई। Then economic exploitation. Then how the economic exploitation was there at the British rule, we are going to learn here. The Indian wealth was flowing towards England by all means. हर एक तरह से जो इंडिया की वेल्थ है, इंडिया की जो संपत्ति है वो इंग्लैंड की तरफ जा रही थी, मतलब जो ब्रिटिश पीपल है इंग्लैंड की तरफ लेकर जा रहे थे। ड्यू टू द imperialist policy of England, there was beginning of economic exploitation of India. तो जो ब्रिटिश पीपल की इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी थी, है ना, इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी जो थी, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो, इंडिया की इकोनॉमी को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मतलब इंडिया के अंदर की जो वेल्थ है उसे इंग्लैंड ले जा रहे थे, मतलब इन शॉर्ट इंडिया को वहाँ पे वो कंगाल करने के कगार पे वहाँ पे आ चुके थे। तो ऐसा हम वहाँ पे कह सकते हैं। फार्मर्स वेयर compelled to take cash crops, then burden of land taxes, then continuous famines, all these broke down the backbone of India's agriculture. तो इंडिया के एग्रीकल्चर का जो बैकबोन है, मतलब जिसके ऊपर जो इंडिया की एग्रीकल्चर फॉर्मली खड़ी थी, इंडिया की एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हो रही थी, वो सारी चीज़ें क्या थी कि जो फूड ग्रेन थे, उसके बाद टैक्सेस वहाँ पे कम थे, है ना, फेमिन वगैरह अगर वहाँ पे आते तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मदद मिल जाती थी फार्मर्स को, तो ऐसी सारी चीज़ें बंद हो गई। तो अब फार्मर्स क्या करने लगे, जब ब्रिटिश रूल वहाँ पे आ गया तो कैश क्रॉप का कल्टीवेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, मतलब इंडिगो, उसके बाद टोबैको, नील, है ना, ऐसी सारी जो भी कैश क्रॉप है उसके पीछे सब फार्मर्स वहाँ पे भागने लगे, फूड ग्रेन वहाँ पे कम हो गया, टैक्सेस का बर्डन फार्मर के ऊपर बढ़ गया या हर एक इंडियन के ऊपर बढ़ गया। उसके बाद कंटिन्यूसली कुछ फेमिन्स वगैरह, अकाल वगैरह वहाँ पे आने लगे, जिसकी वजह से इंडिया के एग्रीकल्चर का जो बैकबोन है पूरी तरह से टूट चुका था। देन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड विच लेड टू राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, परंपरा से चलती आई हुई इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर की, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। कि इंडस्ट्रीज वहाँ पे डिक्लाइन होने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट किया, नई नई मशीन्स वहाँ पे लाई और बहुत सा सारा प्रोडक्शन निकालने लगे, क्वालिटी अच्छी थी और प्राइस भी कम थी, तो लोग उस तरह का मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया की जो इंडस्ट्रीज है उनके ऊपर ये इफेक्ट हुआ, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के ऊपर वो डिक्लाइन हो गई, डिक्लाइन मतलब कम हो गई, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ गई।
जो लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे या छोटे बहुत ऐसे बिजनेस चला रहे थे, उनके बिजनेस अब नहीं रहे, वो अनएम्प्लॉय वहाँ पे हो गए। द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेड द वर्कर क्लास, जो भी वर्कर क्लास था उसे, जो कैपिटलिस्ट है मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, है ना, कुछ ना कुछ मतलब इन द सेंस दे वर ग्रैबिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द वर्कर्स। ओके, तो वर्कर्स के पास से बहुत सी सारी चीज़ें छीन कर जा रहे थे, ऐसा हम वहाँ पे कह सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन। वेरियस न्यू टैक्सेस वेयर इम्पोज ऑन द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के ऊपर अलग अलग ऐसे बहुत से सारे टैक्सेस वहाँ पे इम्पोज हो गए। दिस लेड टू ग्रो ऑफ डिसकंटेंट अमंग द पीपल, ऐसी सारी चीज़ें जो है उन्होंने लोगों के मन में असंतोष वहाँ पे मतलब जो भी गुस्सा है वो बढ़ा दिया, डिसकंटेंट वहाँ पे आ गया, मतलब अनसेटिस्फाइड लोग वहाँ पे हो गए, ये सारी चीज़ों की वजह से, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन की वजह से। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वेस्टर्न एजुकेशन। ड्यू टू स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो वेस्टर्न एजुकेशन का जिस तरह से वहाँ पे स्प्रेड हुआ, न्यू आइडियाज सच एज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एक्सेट्रा वेयर इंट्रोड्यूस टू द इंडियंस। तो इंडियन लोगों को बहुत सी सारी नई नई आइडियाज समझ में आ गई कि जस्टिस क्या होता है, जिसे न्याय कहते हैं हम, है ना, वो क्या होता है, लिबर्टी यानी फ्रीडम, वो क्या होता है, वो लोगों के समझ में आ गया। इक्वेलिटी, है ना, ऑल द पीपल्स आर इक्वल, इस तरह की जो फीलिंग्स हैं वो लोगों के समझ में आ गई। डेमोक्रेसी क्या होती है, हाउ वी कैन चूज अवर ओन रिप्रेजेंटेटिव, ये डेमोक्रेसी, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से चुनना है, डेमोक्रेसी लोगों को समझ में आ गई। देन रैशनलिज्म, साइंटिफिक एटीट्यूड, तो रैशनलिज्म लोगों के अंदर बढ़ा। रैशनलिज्म मतलब टू थिंक अबाउट गुड एंड बैड, जो भी गुड एंड बैड थिंग्स हैं उसके बारे में सोचना। देन साइंटिफिक एटीट्यूड लोगों के अंदर बढ़ गया, ह्यूमैनिटी। देन नेशनलिज्म, दीज प्रिंसिपल्स वेयर एक्सेप्टेड बाय द इंडियंस, तो इंडियन पीपल ने ऐसे सारे प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया, रैशनलिज्म को, साइंटिफिक एटीट्यूड, ह्यूमैनिटी, नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें। देयरफॉर देयर inculcated a feeling that we are capable for carrying out the work of the country and its progress is possible by following these principles। तो लोगों के अंदर इस तरह के जो फीलिंग्स है वो इनकलकेट वहाँ पे हो गई, लोगों के अंदर इस तरह की फीलिंग वहाँ पे आ गई कि हम इंडियन पीपल कैपेबल है कंट्री किस तरह से चलानी है, कंट्री के वर्क कैसे होते हैं, है ना, हम अपनी प्रोग्रेस किस तरह से कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो है इंडियन पीपल को समझ में आ गई और उन्हें ये लगने लग गया, मतलब उन्हें ये फीलिंग वहाँ पे हुई कि हम कैपेबल है हमारी कंट्री संभालने के लिए, आपकी ज़रूरत मतलब ब्रिटिश पीपल की ज़रूरत नहीं है। India is a country of diverse languages, but with the introduction of English language, India got a new medium of communication। तो इंडिया के अंदर अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिस तरह से अलग रीजन है इंडिया के अंदर, अलग अलग तरह के रीजन है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस भी है जो हर एक रीजन के पीपल को समझ में नहीं आएगी। तो इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन वहाँ पे किया गया, तो लोगों को एक लैंग्वेज वहाँ पे मिल गई जिससे वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज के बोलने वाले जो पीपल हैं उनका कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से इंडिया में बढ़ गया और लोगों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बढ़ा। तो जो भी नेशनलिस्टिक पीपल थे, मतलब नेशन के प्रति प्राइड रखने वाले, नेशन के प्रति लव रखने वाले पीपल, एक दूसरे के थॉट्स बाय इंग्लिश, बाय द मीडियम ऑफ दैट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक दूसरे से शेयर करने लगे। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो इंडिया की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसकी स्टडी के बारे में जानते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश एट बंगाल बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश लोगों ने बंगाल के अंदर एशियाटिक सोसाइटी को फाउंड किया, एशियाटिक सोसाइटी को ब्रिटिश पीपल ने फाउंड किया। देन बंगाल के अंदर मेनी इंडियन एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स स्टार्टेड स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर। तो बहुत से सारे जो इंडियन पीपल हैं, है ना, बहुत से सारे इंडियन और
जो वेस्टर्न स्कॉलर्स है उन्होंने इंडिया के कल्चर को स्टडी करना शुरू किया। इंडिया का कल्चर किस तरह से है। द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इन संस्कृत, पर्शियन एंड अदर लैंग्वेजेस वेयर एग्जामाइंड एंड रिसर्च वाज पब्लिश्ड। तो बहुत से सारे मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन जो भी सारे लिटरेचर थे, हैंड रिटन पीस थे, उनका स्टडी हुआ। संस्कृत लैंग्वेज का स्टडी हुआ। उसके बाद पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिटरेचर था उसे पढ़ा गया और उनका एग्जामिनेशन है ना, उसको एग्जामाइन करना, उसका रिसर्च करना स्टार्ट किया और वो लोगों को समझने वाली लैंग्वेज में पब्लिश भी किया गया। डॉक्टर भाऊदाजी लाड, डॉक्टर R.G. भांडारकर, these Indian scholars made intensive study of ancient Indian culture। तो जो ये यहाँ पे इंडियन स्कॉलर का नाम बताया गया है डॉक्टर भाऊदाजी लाड, देन डॉक्टर R.G. भांडारकर। ये जो इंडियन स्कॉलर थे उन्होंने इंडिया की एंशियंट कल्चर के बारे में है ना, एंशियंट इंडियन कल्चर के बारे में बहुत डीप इंटेंसिव ऐसी स्टडी उन्होंने की, बहुत ही वास्ट ऐसी स्टडी की। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर ब्लेस्ड विथ अ ग्लोरियस एंशियंट ट्रेडिशन, और जब उन्हें ये समझ में आया कि हम इंडियन जो है हमारी बहुत ही ग्लोरियस ऐसी इंडियन एंशियंट ट्रेडिशन है, द इंडियंस वेयर अवेकन विद द सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जो इंडियन पीपल है तो इस आइडेंटिटी के साथ अवेक हो गए है ना, मतलब हमारे पास भी एक ग्लोरियस ऐसा एंशियंट ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपरा है वो भी ग्लोरियस है ना। द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, देन द भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज वर्किंग सिंस लास्ट 100 ईयर्स इन पुणे। तो लास्ट के 100 ईयर्स में जो भांडारकर है उनकी ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसके ऊपर काम कर रही थी। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स का कंट्रीब्यूशन किस तरह से है ये ज़रा जानते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश एंड वर्नेकुलर न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स केम टू बी पब्लिश्ड। तो इसी पीरियड में बहुत से सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, वर्नेकुलर्स हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं वो पब्लिश वहाँ पे होने लग गए। थ्रू दिस न्यूज़पेपर पॉलिटिकल एंड सोशल अवेकनिंग टुक प्लेस। तो इन्हीं न्यूज़पेपर की वजह से जो पॉलिटिकल और सोशल अवेकनिंग है ना वो हो गए। नाउ द नेक्स्ट पेज इज देयर, पेज नंबर 26। न्यूज़पेपर्स लाइक दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, देन केसरी, मराठा स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। तो ऐसे कुछ न्यूज़पेपर थे, यहाँ पे नाम बताए गए दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, देन केसरी, मराठा। इन्होंने जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब गवर्नमेंट के जो फॉल्ट है, गवर्नमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फॉल्ट है, जो भी रॉन्ग लॉज है उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिया, लोगों को जगाना स्टार्ट कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडिया के अंदर जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका इस्टेब्लिशमेंट, उसकी फाउंडेशन वो स्थापित किस तरह से हुआ ये जानते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 28 December 1885 the first session of Indian National Congress was held at Gokuldas तेजपाल संस्कृत स्कूल इन मुंबई। तो सबसे पहला सेशन जो था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो 28 दिसंबर 1885 के दिन मुंबई में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल है वहाँ पे हुआ। ओके, 72 delegates from different provisions of India participated in this session। तो इस सेशन को पार्टिसिपेट करने वाले जो मेंबर्स थे वो 72 मेंबर्स थे, अलग अलग जगह से, इंडिया की अलग अलग जगह से, अलग अलग रीजन से आए हुए थे। वेंकटेश चंद्र बैनर्जी, a renowned lawyer from Kolkata, was the president of this session। तो इस सेशन के प्रेसिडेंट थे वेंकटेश चंद्र बैनर्जी, बहुत ही रिनोन यानी जाने पहचाने फेमस ऐसे लॉयर थे कोलकाता के।
व्योमकेश चंद्र बैनर्जी, वो प्रेसिडेंट रहे थे इस सेशन के। इन दिस सेशन दे इस्टेब्लिश द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी सेशन में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, a British officer, took lead in the establishment of इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसे स्थापित करने के लिए लीड किया, मतलब सबसे आगे एज ए लीडर बनकर सामने आए, वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक ब्रिटिश ऑफिसर है। उन्होंने लीड करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया। इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो इंडियन पीपल है उनका प्रोपोर्शन, उनकी जगह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी थी। देन रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंसेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सच स्टेटमेंट्स वेयर सेंट टू द ब्रिटिश लोगों की तरफ से ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स वहाँ पे आए कि जो भी मिलिट्री के ऊपर खर्चा हो रहा है ना, उस खर्चे को कम करना है, ऐसा वहाँ पे बोल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पीपल। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव देखो किस तरह के हैं। टू मेक द पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया forget the differences in religion, race, caste, language, geographical territories, and bring them on a common platform to understand each other's problem and views, to increase the feeling of oneness among the people, to take effort for development of the country, where the objectives of the Indian National Congress। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ इस तरह से थे कि कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे रहने वाले जो पीपल हैं, उन्होंने एक बात को सबसे पहले भूल जाना है, एक बात को फॉरगेट वहाँ पे करना है। वो बात कौन सी है? रिलीजन। हम अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग पीपल हैं, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर वन। तो ये फीलिंग लोगों के अंदर लानी थी, ये ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दूसरा, लोगों के बीच में डिफरेंशिएट और क्यों होता है? रेस की वजह से होता है। दैट मीन्स जिसे हम कहते हैं ब्लड लाइन, ओके, कि हम दूसरे वंश के हैं, तो ये वहाँ पे नहीं रहेगा। किसी भी वंश के हो, किसी भी रेस के हो, आप पहले इंडियन हो। दैट फीलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर द नेशनलिस्टिक मूवमेंट। देन कास्ट, तो कास्टिज्म तो आपको पता है बहुत ज़्यादा था इंडिया के अंदर, तो कास्ट से भी डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। देन लैंग्वेज से डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। जोग्राफिकल टेरिटरीज, जो भी जोग्राफिकल टेरिटरीज है, जोग्राफिकल रीजन है, मैं इस रीजन से हूँ, मैं महाराष्ट्र से, बिहार से, गुजरात से, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जोग्राफिकल टेरिटरीज से भी वहाँ पे लोगों के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए। उसके बाद टू अंडरस्टैंड ईच अदर प्रॉब्लम्स, तो एक दूसरे के जो प्रॉब्लम्स है वो समझ लेना। एंड व्यू टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल, हम सब एक हैं, है ना, ये फीलिंग लोगों के अंदर लाना, ये ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उसके बाद टेक एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एफर्ट लेना, प्रयास करना। वेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे बताए गए हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, दैट इज मॉडरेट फेज। ओके, तो ये मॉडरेट फेज क्या था ये हम जानते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन है 1885 to 1905। ओके, the early 10 years after establishment of Indian National Congress, their contribution was very slow but consistent। तो जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके 10 साल बाद क्या हुआ कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका कंट्रीब्यूशन वहाँ पे बहुत ही स्लो रहा, लेकिन कंटिन्यूस हो रहा, कंसिस्टेंसी वहाँ पे थी, चल रहा था, रुक नहीं रहा था। द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर रियलिस्टिक एंड हाईली एजुकेटेड। तो जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो रियलिस्टिक थे, वास्तववादी थे, और बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे। दे वेर अवेयर that through organized work a strong foundation
needs to be built up. तो उन्हें एक चीज पता थी कि हम सब अगर एक साथ रहेंगे तो उससे एक साथ होकर के ऑर्गेनाइज होकर के, है ना, तो हमारा जो भी नेशन है, हमारे नेशन का प्रोग्रेस है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारे नेशन को बिल्डअप कर सकते हैं। और उसके लिए ऑर्गेनाइज रहने की ज़रूरत, नीड वहाँ पे है ना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ज़रूरत वहाँ पे है। एक अच्छा वर्क करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज वर्क करने के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करना ज़रूरी है। Western thinkers, philosophy of liberalism, then freedom, equality, fraternity, these values had an impact on them. तो उनके ऊपर कौन से वैल्यूज का इम्पैक्ट था? तो जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, मतलब वेस्टर्न कंट्री, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहाँ के जो थिंकर्स हैं, वहाँ की जो फिलोसॉफी है, कौन सी फिलोसॉफी? लिबरलिज्म वाली फिलोसॉफी, मतलब फ्रीडम वाली फिलोसॉफी, देन फ्रीडम, इक्वेलिटी, फ्रैटर्निटी, ये सारी चीज़ें, ये सारे वैल्यूज का इम्पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी हाईली एजुकेटेड ऐसे मेंबर थे उनके ऊपर था। दे बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड के ऊपर बिलीव करने वाले थे मॉडरेट पीपल, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर के जो मेंबर्स हैं, है ना, मॉडरेट पीपल जिन्हें कहा जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स थ्रू अपनी जो भी कुछ प्रोसेस है वो चलाना चाहते थे। देन दे हैड अ होप दैट इफ वी डिमांड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड देन द ब्रिटिश विल गिव जस्टिस टू अवर डिमांड। तो उनका इस तरह का मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स है, मतलब लॉ के अंदर रह करके हम अपनी डिमांड्स को अगर कंप्लीट करते हैं, या हमारी जो भी सारी चाहते हैं, हमारी जो भी सारी नीड्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स थ्रू, दैट मीन्स विद द लॉ, अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांगते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो जरूर उसे न्याय देंगे, जस्टिस थ्रू कंप्लीट करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, देन फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वेर ऑल मॉडरेट लीडर्स। तो मॉडरेट लीडर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये मॉडरेट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। ओके, in the session of the Indian National Congress, different resolutions were put forth by them, such as to get representation in provincial legislature, job for educated Indians, then cutting down the increasing expenses on military, then legislature and judiciary should be separated for safeguarded legal rights of India, etc. तो डिमांड कौन सी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? तो रिसोल्यूशन वहां पे बताए गए, फॉरवर्ड बाय देम, इस तरह के थे रिसोल्यूशन के, गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर, जो भी प्रोविजनल लेजिस्लेचर है उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, इंडियन पीपल चाहिए, उनके लिए जॉब चाहिए, जॉब फॉर एजुकेशनल इंडियंस, जो भी एजुकेटेड इंडियंस है उनके लिए जॉब देना। कटिंग डाउन द इंक्रीजिंग एक्सपेंस ऑन मिलिट्री, मिलिट्री के ऊपर जो भी मतलब खर्चा वहाँ पे हो रहा है, बढ़ने वाला एक्सपेंस वहाँ पे है, मतलब खर्चा जहाँ जो बढ़ रहा है उसे कम करना है। देन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड। तो लेजिस्लेचर यानी जिसे हम कहते हैं कि मिनिस्ट्री है ना, तो वो और जुडिशरी, न्याय, जिसे हम कहते हैं कोर्ट्स वगैरह, वो अलग अलग होने चाहिए, है ना, मिनिस्ट्री और जुडिशरी ये अलग अलग होने चाहिए। इसलिए फॉर सेफ गार्डिंग लीगल राइट्स फॉर इंडियंस, इंडियंस के जो लीगल राइट्स है उसे सेफ गार्ड करने के लिए, उसे सेफ करने के लिए ये अलग अलग होना जरूरी है। तो ऐसी सारी डिमांड इन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो भी मेंबर्स थे उनकी थी। टू कॉज अ स्प्लिट इन अ नेशनल To cause a split in a national movement, the British implemented the policy of divide and rule. तो इस तरह की जो भी सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को स्प्लिट करने के लिए, इन सब चीजों को तोड़ने के लिए जो ब्रिटिश पीपल है उन्होंने एक नई पॉलिसी वहां पे अपनाई थी, जो थी डिवाइड एंड रूल, लोगों को अलग करो और रूल करो। अब यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोगों को एक साथ लाना, एक साथ लाने से क्या होगा, उनकी डिमांड कंप्लीट होगी, कंट्री की प्रोग्रेस होगी, है ना। तो ब्रिटिश पीपल ने क्या किया, लोगों को एक साथ नहीं आने देना है, डिवाइड करो और रूल करो, ये पॉलिसी ब्रिटिश पीपल ने अपनाई हुई थी।
Next point is extremist phase, which was 1905 to 1920. Okay, this point we will learn in the next lecture.